बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहीम है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गेनिंग इन्फॉर्मेशन। आज स्टार्ट करेंगे सेल बियोलॉजी। सेल बियोलॉजी में सेल का हिस्ट्री और उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन। तो हम सेल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किस तरह सेल की स्ट्रक्चर है, फिर सेल की फंक्शन पढ़ेंगे और मलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर वो मौजूद होती हैं, और फिर ग्रोथ के कैसे सेल ग्रोथ करता है एंड जेनेटिक्स। हमारे पास सेल के अंदर डीएनए भी मौजूद है, जीन्स भी मौजूद है जो हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। सो द कम्बिनेशन ऑफ दिस होल थिंग्स इफ़ वी लुक इनटू इट एंड स्टडी इट, सो इससे हमें क्लियर पता चलता है कि सेल एक टॉपिक नहीं बल्कि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये डेट यहाँ से शुरू हुआ था, हम इसको लिख देते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था। एरिस्टोटल 322 टू 384 BC। एरिस्टोटल ने एक नाम यूज़ किया था रिपीट का, रिपीट, जिसको हम रिपीट बोलते हैं। उसने कहा था कि ज़िंदा चीज़ों के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर प्लांट को ले लें, प्लांट, तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं? लीव्स, स्टेम, रूट्स, जो कि हर प्लांट में रिपीट हो रही है होती है। तो उसने ये कहा था कि जानदार चीज़ों में जो है रिपीट हो रही है कुछ चीज़ें, जैसे हमने प्लांट में लीव्स, स्टेम और रूट लिया। अगर इसी तरह हम एनिमल का एग्जांपल ले रहे हैं, एनिमल, तो उसमें अगर आप देखें तो स्किन हो गई, नोज़, आइज़ एट्सेट्रा, ये एनिमल में रिपीट हो रहे हैं। वो हो अगर आप तरह के को देखें प्लांट को, वो होगी तो मुख्तलिफ तरह, लेकिन लीव, स्टेम और रूट जो है वो रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हर एक तरह में मौजूद होते हैं। जैसे एनिमल में भी वो उसकी शेप, उसकी मतलब एक दूसरे से एनिमल की शेप, साइज़ वो मुख्तलिफ होगी, लेकिन स्किन, नोज़, आइज़ एक्सेट्रा ये हर एक एनिमल में मौजूद होती है। उसको और कुछ पता नहीं था एरिस्टोटल को उस वक्त के ज़माने का, ये बस यही नॉलेज था क्योंकि कोई जदीद टेक्नोलॉजी थी नहीं, बस उन लोगों को यही पता था। सो आहिस्ता आहिस्ता 10 साल बाद, 15 साल बाद, एक बहुत बड़े गैप के बाद, एक बहुत बड़े टाइम गैप के बाद हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती गई। तो इसके साथ साथ इसके बाद हमारे पास है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम उसको लिख देते हैं। माइक्रोस्कोप, सो माइक्रोस्कोप का हम डिफिनेशन भी लिखते हैं, टू एग्जामाइन ऑब्जेक्ट्स that are too small, to be seen by naked eye। मतलब कि माइक्रोस्कोप किसी छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, उसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। सो माइक्रोस्कोप आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स है। नंबर एक जो है सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हो गई। तो सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरह होते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह होते हैं।
तो ये हमारे पास हो गया ये सिंपल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, उसमें हमारे पास सिंगल लेंस होती है। ये जो है ना ये सिंगल होती है लेंस, ये सिंगल लेंस होती है। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें हमारे पास डबल लेंस होती है, डबल लेंस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें चीज़ें थोड़ा और भी बड़ा दिया जा सकता है बिकॉज ऑफ डबल लेंस। तो जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप था दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1590। हम इस डेट को लिखते हैं 1590, 1590। वैसे तो हमें पता है कि गैलीलियो ने बनाया था माइक्रोस्कोप को, रॉबर्ट हुक ने बनाया था, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन 1590 में पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था। उसके बाद गैलीलियो आ गया। गैलीलियो डिस्कवर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन 1610। 1610 में गैलीलियो आ गया, उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर दिया। तो उसके बाद फिर आ गया रॉबर्ट हुक 1665 में, 1665। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड इन 1665। उसके बाद हमारे पास फिर जो रॉबर्ट हुक था उसने एक कॉर्क ऑफ पीस लिया। तो मैग्नीफाई करने के लिए उसने अपने माइक्रोस्कोप पर रख दिया और वो एक हनी कॉम, जो हनी का कॉम होता है उसका शेप दे दिया उसको। अगर हम फॉर एग्जांपल ये ले लें, माइक्रोस्कोप को बना लें, तो ये हमारा माइक्रोस्कोप हो गया। और ये जो है उसने यहाँ पर ये कॉम का कॉर्क रख दिया, पीस ऑफ कॉर्क। ये कॉर्क हो गया। पीस ऑफ कॉर्क किसे कहते हैं? जो दरख का छिलका होता है, दरख का जो या छिलका होता है या यहाँ, इसको हम कॉर्क ऑफ पीस कहते हैं, इसको हम कॉर्क कहते हैं। तो उसने यहाँ पर रख दिया माइक्रोस्कोप में, तो उसको यहाँ पर इस तरह का शेप दिखाई दे दिया, हनीकॉम्ब लाइक शेप। तो ये जो एम्प्टी स्पेसिस है उसको रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दे दिया। एम्प्टी स्पेसिस को, ये जो एम्प्टी स्पेसिस है इसको रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दे दिया। तो उसके बाद ये अब हम इसको ये जो वर्ड सेलुला है, सेलुला, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ए वर्ड cell is formed from cellula. Cellula which is a Greek word. Cellula एक ग्रीक वर्ड है, which means hollow space. hollow space मतलब empty space. hollow which means hollow space. So finally it is called a cell. और रॉबर्ट हुक ने इसको सेल का नाम दे दिया। सो रॉबर्ट हुक के बाद फिर कौन आ गया जिसको हम नाम देते हैं लेवन हुक। चूंकि उसके पास भी अपना माइक्रोस्कोप था, वो 1675 में उसने डिस्कवर किया था। उसने क्या कर दिया रॉबर्ट हुक ने तो एक पीस ऑफ कॉर्क माइक्रोस्कोप पर रख दिया था। इसने एक रेन ड्रॉप ले ली थी और वो ऐसे विद द हेल्प ऑफ ट्यूब और रेन ड्रॉप लिया था,
विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, और उसे माइक्रोस्कोप पर रख दिया विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। सो उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आ गया। रॉबर्ट ब्राउन discovered that inside the cell nucleus are present. और इसने ये कब डिस्कवर किया था? 1831 में। सो अभी हमारे पास 1838 से लेकर 1838 और 1839 और 1839 इस दरमियान दो साइंटिस्ट आ गए थे। एक को हम नाम देते हैं श्लीडन एंड दूसरे को हम नाम देते हैं श्वान। तो ये जो थे, श्लीडन जो था वो बोटेनिटिस्ट था, मतलब प्लांट, और ये जो था ये ज़ूलॉजिस्ट था। तो इन दोनों ने क्या करे, ये दोनों एक ही टाइम पर लगे हुए थे, चूँकि एक बोटेनिटिस्ट था और एक ज़ूलॉजिस्ट था। तो इसने फॉर एग्ज़ाम्पल इसने एक प्लांट एनिमल की बॉडी ले ली और उसने ये साबित कर दिया कि इनसाइड द एनिमल बॉडी देयर इज़ होल ऑफ सेल। मतलब उसने ये कह दिया कि एनिमल बॉडी इज़ फुल मेड अप ऑफ सेल। तो उसने ये साबित कर दिया। इसी तरह इसने एक प्लांट की बॉडी ले ली और इसने भी यही सेम बात कर दी कि द प्लांट बॉडी इज़ फुल मेड अप ऑफ सेल। सो दैट शुड बी प्लांट और एनिमल, ये दोनों बड़ी सेल से बने हुए थे। तो ये एक मुश्तरका पॉइंट सामने आ गया कि चाहे जो भी जिंदा चीज़ हो उसका जिस्म सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये एक जनरल सी बात बन गई दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल, इसको हम लिखते थे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of सेल। तो ये एक जनरल सी बात बन गई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो इस जनरल सी बात को उन्होंने सेल थ्योरी का नाम दे दिया। सेल थ्योरी का नाम दे दिया। अब उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद आ गया रोडोल्फ विरकॉव। उसके बाद रोडोल्फ विरकॉव आ गया 1858 में। 1858 में आ गया। उसने ये कहा कि दैट सेल विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से मतलब सेल अराइज होगा। अगर हम इसको एक फॉर एग्जांपल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल के ले लें, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है। प्री एग्जिस्टिंग सेल उसको कहते हैं जो पहले से मौजूद होता है और उससे फिर ये डिवीजन हो जाती है, सेल नई न्यू सेल बन जाती है। यह डिवाइड प्री एग्जिस्टिंग सेल फिर डिवाइड हो जाता है और उससे नई सेल
बन जाता है। दीज आर न्यू सेल्स। सो प्री एग्जिस्टिंग सेल किसको कहते हैं? अभी तो आपको समझ आ गया होगी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल वो होते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं और वो फिर डिवाइड हो जाते हैं न्यू सेल्स में। तो ये तो रोडोल्फ विर्को का जो था कॉन्सेप्ट था। उसके बाद किया हुआ लॉइस पास्चूर आ गया। लॉइस पास्चूर लॉइस LOUS लॉइस PASTEUR। इसने क्या कहा था? ही ये इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबियोलॉजी भी कहते हैं। इसलिए हम इसको फादर ऑफ माइक्रोबियोलॉजी कहते हैं क्योंकि ही स्टडीड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द आउटलाइन which are pointed out which was done by the scientist। जो भी हमने साइंटिस्ट के नाम लिए, जितने भी हमने डिस्कवरी पढ़ लिए कि ये साइंटिस्ट इस टाइम आ गया था उसने ये कर दिया, ये इस टाइम आ गया था इसने ये कर दिया था, तो ये लॉइस पास्चूर था। इस सारे साइंटिस्ट के जिन लोगों ने पॉइंट आउट किए थे, जो उस लोग उनकी नॉलेज थी, तो उन पर उस पॉइंट्स पर लॉइस पास्चूर ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए और इसलिए इसको माइक्रो बियोलॉजी का फादर भी कहा गया। तो ये कब आया था? ये 1865 में, ये भी 1865 में आया था और उसने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। और उसके बाद जो सेल थ्योरी हमने सेल थ्योरी का सिर्फ नाम नहीं ले लिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। जो श्रीडन और श्वान सेल ने कहा था कि प्लांट और एनिमल दोनों सेल से उसकी बॉडी दोनों सेल से बनी हुई थी और इसको हम सिर्फ जनरल नाम देते हैं सेल थ्योरी। तो यहाँ पर सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। मैथिस श्रीडन एंड श्वान जो था उसने सिर्फ ये डिफाइन किया था, ये डिस्कवर किया था कि सेल के जो एनिमल और प्लांट की जो बॉडी है वो सेल से बने हुए थे, बल्कि जो पॉइंट्स थे सेल थ्योरी में वो और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। तो यहाँ पर हो गई सेल थ्योरी और उसके हम फिर ये 4 पॉइंट्स लिख देते हैं इधर। ये हमारे पास सेल थ्योरी हो गई। और इसमें जो हमारे पास पहला पॉइंट है उसने ये लिखा था कि सेल थ्योरी वाज ये पॉइंट नहीं है, तो हमने जो वो मैं श्रीडन एंड श्वान ने जनरलाइज किया था। सेल थ्योरी वाज जनरलाइज्ड, हम इसको लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए ताकि आपको याद रहे, बाय श्रीडन एंड श्वान। इन दो साइंटिस्ट ने इसको जनरलाइज किया था। बट इन सेल थ्योरी देयर आर फॉलोइंग मेन पॉइंट्स, उसको हम लिख देते हैं। वो उस मेन पॉइंट्स को अभी हम लिखते हैं। नंबर वन जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, जो आपको पता है, हमने पहले भी इसको बोल दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स और लाइफ भी कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स और लाइफ। तो अब इसको डिफाइन करेंगे ये किस तरह, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि जिन चीज़ों के जो बॉडी पार्ट्स है वो सेल से बने हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन, हम यहाँ पर लेते हैं स्किन, आइज़, नोज़, दैट गिव ए स्ट्रक्चर। ये जो है ये एक बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, दैट गिव ए स्ट्रक्चर, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ
सेल, तो इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर यूनिट बोलते हैं सेल को। और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास हो गया फंक्शनल यूनिट, ये जो हो गया हमारे पास फंक्शनल यूनिट। इस तरह अगर हम देख ले तो फंक्शनल यूनिट की तरह किस तरह है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देख लें कि अगर हम आइस को ले लें तो जिस तरह हमारे पास आइस का फंक्शन ये है आइस का फंक्शन है हमारे पास देखना, तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेल, तो इसलिए हम इसको फंक्शनल यूनिट भी पढ़ सकते हैं कि दैट सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स और लाइफ। सो इसके बाद जो हमारे पास तीसरा तीसरा पॉइंट है वो हमारे पास है न्यू सेल्स। न्यू सेल्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमने पढ़ लिया कि न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जो और हमारा जो लास्ट पार्ट है सेल थ्योरी का वो है ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन आर डन विदिन द सेल, आर डन विदिन दी सेल। सो ये हमारे पास सेल की थ्योरी सेल थ्योरी हो गई, और हमने सेल का हिस्ट्री सेल की हिस्ट्री भी पढ़ ली और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी कर लिया। सो दैट वाज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।